हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस लेक्चर में अब हम लोग रेसिस्टेंस को डील करने जा रहे हैं कि रेसिस्टेंस है क्या। रेसिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो पिछले लेक्चर में जब हम लोगों ने ओम्स लॉ स्टडी किया था उस दौरान ही आ गया था, और उसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हम लोग ओम्स लॉ वाले लेक्चर में डील किए थे। और आज इस लेक्चर में थोड़ा और ज्यादा डिटेल में जाकर रेसिस्टेंस को समझते हैं कि उसकी मीनिंग क्या है, उसका रोल क्या है। जब करंट किसी सर्किट में फ्लो करता है तो एक्चुअल में उसका क्या रोल होता है किसी सर्किट के अंदर में, वगैरह वगैरह। इन सभी टॉपिकों पर अभी आज के इस लेक्चर में हम लोग को बात करना है। तो चलिए देखते हैं। इधर ही देखिएगा आप लोग, दूसरी तरफ नहीं देखिएगा। सर ऐसे भी तो आप घर से स्टडी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ देखने का मौका मिलता कहाँ है। बात तो सही है, बात तो सही है। वो तो ऑफलाइन क्लास में आप लोग करते हैं ना, टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और आप दाएं देख रहे हैं, कभी बाएं देख रहे हैं, तो बात समझ में आती है। बात समझ में आती है कि नैन को सुख देते हैं आप लोग, कंफर्टेबल जोन में ले जाते हैं ताकि बोर्ड पे लिखा हुआ टॉपिक सब समझ में आए। लेकिन अब यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ दाएं बाएं देखने से कोई बेनिफिट है नहीं क्योंकि दाएं पापा जी दिखेंगे और ज्यादा कंफर्टेबल वे में आ जाइएगा आप लोग, है कि नहीं। चलिए, ये कॉन्सेप्ट है, पहले से आपको मालूम है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर में मूव करेंगे। जब हम पीडी दे देते हैं, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं, उसके बाद का भी मूवमेंट आपको मालूम है, सारे पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये प्लस है और ये माइनस है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मूव करता है, ये वो एटम्स और आयंस हैं जिनसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकला है, रिमूव हुआ है और फ्रीली मूव कर रहा है कंडक्टर के अंदर में। तो ये एटम्स और आयंस है। मीनिंग समझा रहा हूं रेसिस्टेंस का, कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस, यू कैन से कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको प्रॉपरली क्या करेंगे, डिफाइन करा देंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस को। पहले कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस को समझिए कि वास्तव में इसका रोल क्या है, हमारे सर्किट के अंदर में इसका रोल क्या है। देखिए, आपको अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम मान ले सर ये क्या, मैं कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स हूं? नहीं भैया, बुरा नहीं मानिए, मान लेते हैं कि आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपकी मम्मी हैं, वो उनको हम एटम्स मान लेते हैं। तो भाई बोलो तो जीवनदायिनी है, आपका जन्म दाता है, जन्मदाता है आपके। तो आपको हमने मान लिया फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान लिया, चलो वेरी गुड। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इमेजिन करो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में कैसा महसूस हो रहा है, कमेंट में बतलाना कैसा महसूस हो रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में। सर ये क्या, जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स माने फिर लेफ्ट राइट घूमने लगे, इसका मतलब है कि अभी तक पोटेंशियल डिफरेंस मिला नहीं है आपको और रैंडम मोशन हो रहा है, करंट डेवलप नहीं कर रहा होगा। देखिएगा इधर उधर मूव जो कर रहे हैं ना, मोबाइल सामने रखकर इधर उधर जो मूव कर रहे हैं, पापा देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे और उसके बाद आप में यूनिडायरेक्शनल मोशन होने लगेगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। मैं भी यहां से लगा सकता हूं, मैं भी यहां से लगा सकता हूं, लेकिन डोंट वेरी, डोंट वरी, उस काम के लिए पापा हैं आपके अगल बगल में, इसलिए टेंशन नहीं है। तो क्या किया, आप इमेजिन किया अपने आप को फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, कर लिए, बहुत सुंदर। तो मम्मी आपकी जन्मदाता हैं, तो आप उनको एटम्स और आयंस मान लेते हैं। आयंस, जिस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसी एटम से निकले हैं, इसी को एटम्स या आयंस बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो ये आयंस के रूप में कन्वर्ट हो गया।
तो ऐसे ही आपकी मम्मी को हम आयंस मान लेते हैं, पापा को आयंस मान लेते हैं, एटम्स और आयंस, और आपको मान लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काम है मूव करना, वो एक डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, उसका अपना एक फ्रीडम है, अपनी एक आजादी है, अपना एक सोच है, वो चाहता है कि अपने हिसाब से चले, नहीं जैसे 10 बजे तक जागे, रात में देर रात तक मोबाइल चलाएं, ये सब उनका फ्रीडम है, आजादी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पापा कहते हैं नहीं, ऐसा ना ही हो सकत है, जब तक हम हैं तब तक ऐसा ना ही होने देंगे। काहे? यू हैव टू फॉलो देयर रूल, आपको उनके रूल को फॉलो करना होगा। जब भी आप अपनी मर्जी का चलाने का कोशिश करेंगे, आप अपनी मर्जी से चलने का कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे कि वो लोग उसमें हर्डल का काम कर रहे हैं। जैसे देखते हैं ना चोरी छुपे, अगर मान लेते हैं कि दिन में इंस्ट्रक्शन मिला सो जाओ 2 घंटा, लेकिन आपको बाहर जाना है दोस्त के पास, कैसे करते? धीरे 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 धीरे। जैसे ही गेट खोलते हैं, गेट खुला तो सामने पापा, क्या हो गया? नहीं घूम के आ रहे थे बस, फिर अंदर आ जाइएगा। तो क्या है? एक हर्डल का काम कर रहे हैं, आपके फ्लो में एक हर्डल का काम कर रहे हैं। वो एटम्स और आयंस आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में, फ्लो में हर्डल का काम कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ऑब्स्ट्रैकल का काम कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपको। तो वही रेसिस्टेंस कहलाते हैं। वही क्या कहलाते हैं बच्चा पार्टी? रेसिस्टेंस कहलाते हैं। क्लियर ना? यानी मम्मी पापा क्या हो गए? रेसिस्टेंस हो गए, और आप क्या हो गए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब भी आप फ्लो करना चाहिएगा, जब भी आप उड़ना चाहिएगा अपने इच्छा से, और मतलब भैया ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि जब भी आप अपनी इच्छा से कुछ करना चाहिएगा तो मम्मी पापा उसमें अवरोधक का काम करेंगे, ये हर्डल का काम करेंगे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। मतलब जब भी आप अपने ट्रैक से कुछ इधर उधर करते हैं तो उसमें वो हर्डल का काम करते हैं। ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं, कहीं मम्मी और पापा देख रहे होंगे वीडियो को तो गुस्सा जाएंगे। मैं वो बात नहीं बोल रहा हूं, फीलिंग पे जाइए भैया, सब पे क्यों जाते हैं, महसूस करिए। हाँ, मम्मी पापा नहीं देख रहे हैं तब तो ठीक है, फिर आप जब मम्मी पापा को देखिएगा तो ऐसा महसूस कीजिएगा कि ये रेसिस्टेंस है। अच्छा, इधर भी रेसिस्टेंस और इधर भी रेसिस्टेंस, देख रहे हैं ना कितना रेसिस्टेंस है? ढेर सारा रेसिस्टेंस है घर में। बड़ा भाई है वो भी रेसिस्टेंस है, बड़ी बहन है वो भी रेसिस्टेंस है, बस एक शरीफ आप ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए। क्या करिएगा? जो हालात आपका है घर में, वही हालात फ्री इलेक्ट्रॉन्सों का होता है इस कंडक्टर के अंदर। अब देखिए, जिस प्रकार से आप पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है अपने दोस्तों का, कोई खिड़की से आवाज देता है, कोई मोबाइल पे मिस कॉल कर रहा है, कोई अलग टेक्निक अपनाया है, बाहर से सीटी मार रहा है, कोई चिड़िया का आवाज निकाल रहा है, तो ये सब क्या है? एक कोडवर्ड है आपको बुलाने का। मतलब बाहर से आप एक्सटर्नल फोर्स महसूस कर रहे हैं और आपको वो मजबूर कर रहा है कि आप मूव करिए, लेकिन मूव करने में ये सभी मम्मी पापा, बड़े भैया, बड़ी दीदी, ये सब हर्डल का काम कर रहे, रोक रहे हैं आपको। इन सभी हर्डलों को पार करते हुए आगे जाना है, तो ये सभी रेसिस्टेंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रेसिस्टेंस कहलाएंगे। वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। तो आज के बाद आप इन लोगों को रेसिस्टेंस के नाम से बुला सकते हैं कि रेसिस्टेंस नंबर 1, रेसिस्टेंस नंबर 2। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके घर में कितने रेसिस्टेंस हैं आपके ऊपर। एडिट के लिए मैं देखूंगा। उसका भी उपाय बताऊंगा कि रेसिस्टेंस को आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसका भी टेक्निक है। बस वीडियो लगातार देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे, बस इतना ही जान लीजिए। अब रेसिस्टेंस है तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ रेसिस्टेंस का यूज समझ लीजिए, एप्लीकेशन समझ लीजिए, रोल समझ लीजिए। और ऐसा नहीं है कि रेसिस्टेंस का सिर्फ ड्रॉबैक है भाई, इंपॉर्टेंस बहुत है, इंपॉर्टेंस बहुत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस समझिए। और जो ड्रॉबैक है, वैसे मैं बतला दूं, जो रेसिस्टेंस मैंने आपके घर में तुलना किया, उनका कोई ड्रॉबैक नहीं है भाई। वो तो जो भी बोलते हैं आपके बेनिफिट के लिए बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका ड्रॉबैक मैं बतला रहा हूं। मतलब इस रेसिस्टेंस का अगर कहीं ड्रॉबैक है भी, तो मेरे पास मेथड है जिससे आप रेसिस्टेंस को डिमिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं।
वो भी टेक्निक है मेरे पास, वो भी टेक्निक मैं आपको बतलाऊंगा। तत्काल आप क्या समझे, आप यही समझे कि जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो सामने इन एटम्स और आयंस से टकराते हैं, और ये एटम्स और आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में क्या करता है, हर्डल का काम करता है, अवरोधक का काम करता है, रोकता है, डिस्टरबेंस पैदा करता है, और इसीलिए ये एटम्स और आयंस ही रेसिस्टेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रेसिस्टेंस कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे बच्चा पार्टी, रेसिस्टेंस कहलाएंगे। बोलो टकराएगा कि नहीं टकराएगा। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्सों को करंट फ्लो करने के दौरान इन ऑब्स्ट्रैकल को पार करते हुए एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ना पड़ता है। दे हैव टू मूव फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ कंडक्टर टू अनदर टर्मिनल with drift velocity by avoiding this resistance। इनको अवॉइड करते हुए, इनको पार करते हुए, इनको निगोशिएट्स करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। और उस दौरान चूंकि ये एटम्स और आयंस उनके फ्लो में डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रैकल पैदा कर रहे हैं, इसीलिए इन एटम्स और आयंस को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। वाह सर, समझ में आ गया, पहली बार कुछ समझ में आया है कि नहीं। तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपके घर में कितने रेसिस्टेंस है। मैं देखूंगा कि रेसिस्टेंस के इफेक्ट को कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे रेसिस्टेंस के रहते हुए भी आप अपना काम निकाल सकते हैं। टेक्निक है, बतलाऊंगा, वेट करिएगा। चलिए, तो रेसिस्टेंस का मतलब समझ गए। अच्छा बच्चा, तो ये क्या है बच्चा, ये क्या है, ये है एटम्स और आयंस, और इनका काम क्या है, कॉज डिस्टरबेंस। किसमें, इन फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में ये डिस्टरबेंस कॉज करते हैं, और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो वास्तव में रेसिस्टेंस कौन है और उसका रोल क्या है, वो क्या वर्क करता है कंडक्टर के अंदर में, ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगी होंगी। वैसे तो मैथमेटिकली रेसिस्टेंस को पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस को डील करेंगे, एक सर्किट के अंदर में रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ये सारी कहानी तो होती चली जाएंगी, इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अक्सर क्या होता है कि बच्चे पढ़ लेते हैं, न्यूमेरिकल बना लेते हैं, लेकिन मीनिंग नहीं समझ में आता। और फिजिक्स जो है ना, वो फील करने का सब्जेक्ट है। जब तक आपको कोई भी मैटर कंसर्न फील नहीं होगा, तब तक आप उसका इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे लाइफ में। तो इसलिए महसूस करना है इसको कि रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्या कहता है और उसका रोल क्या है। अब आप समझ गए। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में आया होगा तो ऐसा तो नहीं कि कहीं से कूद के आया होगा, किसी ना किसी वो एटम्स का ही पार्ट होगा ना, तो वो भी तो उस कंडक्टर में प्रेजेंट है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो वो एटम्स और आयंस कहां हैं और वो क्या कर रहे हैं, तो वो ये कर रहे हैं कि एटम्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में क्या कर रहे हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, और इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी बच्चा को परेशानी है तो बोले। कैसे बोलेगा सर, कैसे बोलेगा, दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, जो भी परेशानी है बोलिए, फिर मैं उसको देखूंगा और कोशिश करूंगा कि उसको अगले लेक्चर में मैं क्लियर करूं। इज इट क्लियर? चलिए, अब पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम एक रेसिस्टेंस के लिए प्रॉपर डिफाइन करेंगे रेसिस्टेंस को, और फिर आगे बढ़ेंगे उसके मैथमेटिकल फार्मूला, उसके यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला वगैरह वगैरह पे। यहां तक आइए, जो बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं बतला दूं कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस का अर्थ क्या हुआ। कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस मतलब आप उसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं कि प्रतिरोध की अवधारणाएं, प्रतिरोध क्या कहता है। और यहां लिखेगा एटम्स और आयंस, आपको मालूम है एटम्स और आयंस भी लिख दें तो कोई ऐसा नहीं है कि पहाड़ टूट जाएगा, समझ रहे हैं आप एटम्स और आयंस। कॉज डिस्टर्बेंस इन द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्सों के प्रवाह में अवरोधक का काम करता है, बाधा उत्पन्न करता है, और इसीलिए इसको रेसिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध कहते हैं। आई थिंक क्लियर है। वीडियो को बार बार रिप्ले करके बैक ले जाकर
आप हिंदी को रिपीटिवली सुनेंगे और नोट्स में तैयार करेंगे और महसूस कीजिए फील को, लैंग्वेज के चक्कर में नहीं पड़िए। हाँ, आपको नोट्स तैयार करना आपके लैंग्वेज में, तो उसके लिए मैं हिंदी हर चीज का बोल ही देता हूं। दोबारा रिप्ले कर करके आप उसकी हिंदी को समझिए और उसको नोट्स में आप अपने तैयार कीजिए और बाकी कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का, ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको महसूस करिए। सिर्फ रटना नहीं है, सिर्फ नोट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि कॉपी और पेन लेकर तैयार हैं, नहीं, कॉपी और पेन लेके तो बैठना ही है, लेकिन तैयार हैं, 2 लाइन सुने फिर लिख लिए फिर सुने, नहीं, उसको अंदर जाने दो, उसको अंदर जाने दीजिए, पूरा अंदर जाने दीजिए, तब भी जाके कुछ हो पाएगा, नहीं तो दिक्कत है। आइए यहां तक, चलिए यहां तक नोट हो गया। अब हम लोग रेसिस्टेंस को जरा डिफाइन कर लेते हैं। अभी तक क्या समझे रेसिस्टेंस के बारे में? हम यही समझे कि द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द कंडक्टर, द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। मतलब किसी कंडक्टर के द्वारा करंट जब उसके थ्रू फ्लो करता है तो उसके फ्लो में जो डिस्टर्बेंस पैदा किया जाता है, उसी डिस्टर्बेंस को हम क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। सो लेट अस डिफाइन रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को डिफाइन किया जाए, चलिए। रेसिस्टेंस हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? हिंदी में इसको बोलते हैं बउआ जी, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। तो क्या बोले? द डिस्टर्बेंस caused in the caused by the conductor, the disturbance caused by the conductor, कौन चीज में? in the flow of current, in the flow of current through them, in the flow of current through them is called रेसिस्टेंस। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। इज इट क्लियर? कहीं से कोई दिक्कत नहीं है? जिनका लैंग्वेज हिंदी है वो कैसे इसको डिफाइन करेंगे? रेसिस्टेंस को लिखेंगे प्रतिरोध और बोलेंगे कि किसी चालक के द्वारा उससे होकर धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न किया जाए उसे प्रतिरोध कहते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जब किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है तो चालक के द्वारा उसमें उत्पन्न प्रतिरोध अवरोधक को, उसमें उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना? यानी जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारा के प्रवाह में चालक के द्वारा उत्पन्न अवरोधक को, उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब मान लेते हैं कि अगर किसी कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में हमने V पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और इस V पोटेंशियल डिफरेंस के कारण उसके अंदर में I करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है? I। यानी लेट V सप्लाई V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के एंड्स में हमने V पोटेंशियल डिफरेंस दिया, ड्यू टू विच करंट थ्रू देम, करंट थ्रू सर कितना बोलते हैं सर? थ्रू देम। क्या करोगे बच्चा? क्या करोगे? बोलना तो पड़ेगा तुम्हारे अंदर में जोश भरने के लिए, तुम्हारे अंदर में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए बोलना तो पड़ेगा। अब पता नहीं तुम लोग कौन पोजीशन में देख रहा है। अरे भैया शर्म करो, थोड़ा सा तो देखो अच्छे से, फ्रेश व्रेश होके बेड पर बैठ के कलम कॉपी लेके पढ़ा करो। कैसे पढ़ रहा है? ऑनलाइन क्लास का मतलब क्या होता है? जिस पोजीशन में है वहीं से पढ़ना शुरू कर दिए। सर आप कैसे देख लिए? महसूस करता हूं, सब समझता हूं। अरे भैया थोड़ा सा तो ईमानदारी बरतो। हैं? ये मैं वीडियो अभी दिन के लगभग 12 बजे बना रहा हूं और तुम लोग अभी तक बेड पे सोए हो। छुट्टी होने का ये अर्थ तो नहीं है, विद्यार्थी की ये पहचान तो नहीं है।
एक अपना रूटीन सेटअप बनाना होगा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाले रूटीन को फॉलो करना हो। सुबह में जगिए, प्राणायाम कीजिए। सर बाबा बना दीजिएगा क्या? नहीं बाबू, आपके हेल्थ के लिए बोल रहे हैं। मेडिटेशन कीजिए, पढ़ाई में कंसंट्रेशन आएगा, ध्यान लगेगा, तभी ना ऐसे तैसे जैसे तैसे पढ़ रहे हैं। सुधर जाइए, अगले लेक्चर से मैं देखूंगा। ड्यू टू विच करंट थ्रू देम इज आई। चलो भैया, किसी कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस तुमने दिया और उसके कारण उससे जो फ्लो करने वाला करंट था उसका संगत धारा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट जो है वो आई है। तो ओम्स लॉ से आपको मालूम है, देयरफॉर फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट, क्या वी नो दैट R इज इक्वल टू V अपॉन I। मालूम है? जी सर, पिछले ही लेक्चर में मालूम है। जो डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं, यूट्यूब पर जाके सर्च करिए। क्या सर्च कीजिएगा? ओम्स लॉ क्लास 12 फिजिक्स बाय सौरभ श्रीवास्तव सर, या बाय सौरभ फिजिक्स। तो आपके पास वो लेक्चर आ जाएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। इस सीरीज के सारे लेक्चर में प्रीवियस सभी लेक्चरों का लिंक मैं ऐड करूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके और लिंक में देख सकते हैं। लेक्चर 01, लेक्चर 02, लेक्चर 03 करके मैं सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, वहां से भी आप देखिए वीडियो को। सही तरीके से पढ़ना। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा है लेकिन आप डायरेक्टली इस वीडियो तक आ गए हैं, किसी भी माध्यम से, सर्च इंजन के माध्यम से, सजेशन के माध्यम से, जिस भी तरीके से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पे, तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, पसंद का अर्थ क्या है? समझ में आ रहा है। भैया मैं इतना स्मार्ट थोड़ी ना हूं कि पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है मतलब ये टॉपिक समझ में अगर आपको आ रहा है तो आप करिए ये कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा का सारा सीरीज दिया हुआ है, फर्स्ट लेक्चर से लेके यहां तक आपका टोटल कंटेंट मिलेगा और वहां से आप सारे लेक्चर को देख कर आइए। उसके बाद आपको समझ में और बेहतरीन तरीके से आएगा। तो चलिए, ओम्स लॉ से R इक्वल टू V अपॉन I हमें मालूम है। क्लियर ना? चलिए, अब रेसिस्टेंस R का जो यूनिट होता है वो ओम होता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा पार्टी? ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ओमेगा एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ओमेगा, और उसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि इट्स यूनिट इज ओम, which is represented by Greek word ओमेगा। ओमेगा से बच्चा पार्टी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इज इट क्लियर? ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब ये कहीं भी लिखा होगा तो अब हम इसको पढ़ेंगे ओम। जैसे 2 अगर बगल में सिंबल है तो क्या पढ़ेंगे? ओम, 2 ओम। तो 2 ओम किसका, ये क्या किसका वैल्यू होगा? तो रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा। चूंकि ओम से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसके यूनिट को? तो रेसिस्टेंस के यूनिट के रूप में हम ओम को लेते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि R इक्वल टू V अपॉन I, और R रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, जिसको ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका सिंबल कितना होता है? ऐसे। ठीक है ना? अब चलिए, यहां से अब हम 1 ओम को डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। चूंकि R इक्वल टू V अपॉन I है तो V अपॉन I ओम। अब अगर जरा सोचो कि V का वैल्यू 1 हो जाए और I का भी वैल्यू 1 हो जाए तो 1 अपॉन 1 यानी 1 ओम। तो हाउ यू कैन डिफाइन 1 ohm? The resistance of a conductor is said to be 1 ohm if by supplying potential difference of 1 volt across their ends, the current passes through them is 1 ampere. मतलब
यदि किसी कंडक्टर के दोनों इंड्स के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दें और उसके कारण उसके अंदर से 1 एम्पियर का करंट जाए, तो समझ लीजिएगा कि उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। तो आगे हम 1 ओम को डिफाइन करेंगे भी। तत्काल आप यहां तक नोट करके आइए, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, यहां तक आपको हिंदी बतला दिया हूं। यहां बहुत आसान सा लैंग्वेज में लिखा हूं कि लेट वी सप्लाई भी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इंड्स ऑफ अ कंडक्टर। माना कि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच में भी विभवांतर दिया गया है, ड्यू टू विच करंट थ्रू देम इज आई, और उसके कारण उसकी संगत धारा आई चालक से प्रवाहित हो रही है। तो ओम के नियम से आर इक्वल टू वी बाई आई, इसका मात्रक ओम होता है, जिसे ग्रीक अक्षर ओमेगा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहां तक समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए यहां तक आइए, चलिए हो गया। अब 1 ओम को डिफाइन करना है, चलिए देखते हैं। हमारे पास है आर का फॉर्मूला लिखना है ना, आर इज इक्वल टू V अपॉन आई, ये हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, इतना ओम। अब अगर V का मान 1 वोल्ट हो जाए और I का मान 1 एम्पियर हो जाए, देयरफॉर R बिकम इक्वल टू 1 ओम। कैसे बच्चा, कैसे बच्चा, नहीं आ रहा है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है? बड़े विद्वान हो भाई, 12 में ही ना हो। जी सर, कोई बात नहीं, देख लो। यहां भी के जगह पे 1 रख देंगे, आई के जगह पे 1 रख देंगे, तो फिर यहां कितना आएगा, 1 ही आएगा ना, और आर का यूनिट क्या होता है, ओम, तो यहां ओम कैरी हो गया। इसका अर्थ यह है कि रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ वी सप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, देन द करंट पासेस थ्रू देम इज 1 एम्पियर। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया, अगर 1 एम्पियर का करंट पास किया, तो हम समझ जाएंगे कि उसका रेसिस्टेंस कितना है, वो 1 ओम है। तो 1 ओम को डिफाइन करो भाई, कर लो, 1 ओम को डिफाइन कर लो, कर लो। If after applying potential difference of 1 volt across the ends of a conductor, the current, corresponding current लिखो, corresponding current passes through them is 1 ampere, then the resistance of that conductor is said to be 1 ohm। 1 ओम, वाह, 1 ओम। मजा आ गया, समझ में आया, कहीं से कोई दिक्कत है? अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ऐसा बच्चा जो जिनका लैंग्वेज हिंदी है और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे? कि यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाए या दिया जाए, और जिसके संगत उस चालक से प्रवाहित धारा का मान यदि 1 एम्पियर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। 1 ओम कहलाता है। इसको आप रिप्ले कर करके और अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा। हिंदी में मीनिंग समझ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे। आई थिंक आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यहां तक नोट करके आइए, फिर हम लोग यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मात्रक और एसआई मात्रक क्या होता है और कुछ अनदर यूनिट पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं।
तो आइए यहां तक जल्दी हो गया, हो गया, मिटा दें। अब हम लोग को डायमेंशनल फार्मूला देखना है रेसिस्टेंस का। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ जाता है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेसिस्टेंस, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेसिस्टेंस, डायमेंशनल डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध का विमीय सूत्र। हमें मालूम है कि R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब हम इस फॉर्मूला का यूज करके इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं कैसे बच्चा? तो V का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml का पावर 2 t का पावर -3 a का पावर -1 और अपॉन I का डायमेंशनल फॉर्मूला A हो जाएगा। तो अब ये A ऊपर अगर गया सो दिस बिकम इक्वल टू, यहां लिख दूं यस सर, ml का पावर 2 t का पावर -3 a का पावर -2। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कभी कभी पूछता है कि रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो। अब हम देखेंगे कुछ अदर यूनिट्स। ऐसा यूनिट इसका देख चुके हैं हम, ओम होता है। ओम को ओमेगा ग्रीक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए, एक रिमार्केबल पॉइंट है, अदर यूनिट ऑफ चार्ज, अदर यूनिट्स ऑफ, बोलिए ना, चार्ज लिखें, रेसिस्टेंस लिखिए सर। चार्ज की कहानी तो बहुत पुरानी हो गई, वो तो जब हम नानी के यहां गए थे तभी पढ़े थे। तो अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज, अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज, नहीं सर, चार्ज नहीं, रेसिस्टेंस। बोलिए क्या क्या होगा? तो देखिए, इसका एक अदर यूनिट होता है किलो ओम। किलो ओम, 1 किलो ओम, दिस बिकम इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ओम। एक होता है मेगा ओम। मेगा ओम का अर्थ होता है 1 मेगा ओम का अर्थ हो जाएगा 10 टू द पावर 6 ओम। और एक इसका छोटा यूनिट होता है माइक्रो ओम। तो माइक्रो ओम का मतलब हो गया 1 माइक्रो ओम, मीन्स हो गया 10 टू द पावर। अभी माइक्रो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा? माइक्रो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। तो ये माइक्रो ओम पढ़ा जाता है, 10 टू द पावर -6 ओम। तो दीज आर सम अदर यूनिट्स ऑफ रेसिस्टेंस। और ये यूनिट्स हो सकता है कभी न्यूमेरिकल के दौरान आपके पास आ जाएं, तो इनकी जानकारी होनी चाहिए थी। कौन कौन सा यूनिट्स है? किलो ओम है, मेगा ओम है और माइक्रो ओम है। किलो का मतलब हुआ 10 टू द पावर 3, मेगा का मतलब हुआ 10 टू द पावर 6 और माइक्रो का मतलब हो गया 10 टू द पावर -6। जिस तरह से मिली आया था, मिली को चेंज करते थे 10 टू द पावर -3 लगा देते थे, वैसे ही माइक्रो के लिए 10 टू द पावर -6 लगा देंगे। ये अदर यूनिट्स ऑफ रेसिस्टेंस है। इसमें तो कोई हिंदी इंग्लिश का लफड़ा है नहीं, कोई इस तरह का कंफ्यूजन है नहीं। तो यहां तक नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे रेसिस्टेंस में और हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। द फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। आइए फटाफट नोट्स बनाइए। हो गया, मिटा दें। यस सर, मिटा दीजिए। चलिए मिटा दिया। इतना देर का क्लास कैसे हो पाएगा सर? अरे बीच बीच में वीडियो को पॉज करके ठंडा पानी पीते रहिए, गर्म पानी पीते रहिए, नींबू पानी पीते रहिए, आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होगा। और जो बैठे बैठे फैट हो गया है शरीर में वो सब गल जाएगा
और बॉडी में विटामिन सी का भी सोर्स बढ़ेगा। सर सिर्फ पढ़ाते हैं, इधर उधर का बात तो करते नहीं। घर पे इधर नहीं और उधर नहीं, तो फिर बात क्या होगा ये बताओ। सिर्फ यही बात हो सकता है ना। क्या बात कि फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड। तो चलो, जय भोलेनाथ। फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स। अच्छा, रटना मना है, रटना मना है। तो कैसे होगा सर, इतना छोटा दिमाग है, इसमें इतना सारा बात बैठाना है, कैसे होगा। इसलिए जानबूझकर हम डायग्रामेटिकली सब चीज को बतलाते हैं। अब देखिए ना, ब्रेन का कुछ ऐसा हिस्सा है ना जिसमें आप जो भी लिखा हुआ पढ़ते हैं वो सब स्टोर होता है, और कुछ ऐसा हिस्सा है जिसमें जो भी देखते हैं वो सब स्टोर होता है। अब लिखा हुआ चीज तो हम लोग बचपन से बहुत चीज पढ़ाया जाता है, हम लोग क ख ग घ ए बी सी डी फिर ककार, क्या क्या चीज नहीं पढ़ाया जाता, और सबको याद करना पड़ता। पूरा 1 2 3 4 से सारा किताब का लिखा हुआ चीज तो हम याद किए। तो इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो जो आप देखे रहते हैं ना उसमें कंफ्यूजन थोड़ा कम रहता है, वो तुरंत याद हो जाता है। तो डायग्रामेटिकली पढ़ने का प्रयास कीजिए, लॉन्ग टाइम तक याद रहे। अक्सर आप देखते हैं कि बहुत दिन के बाद कोई आपको बाजार में दिख जाता है, तो आप सोचते हैं अरे यार इसको तो हम जानते हैं, देखिए क्या नाम है इनका, क्या नाम है, बता रहे, मतलब ये याद है कि उनको देखे हैं, लेकिन उनका नाम का है ये नहीं याद है। क्योंकि देखा हुआ चीज जो है ना उसमें कंफ्यूजन कम रहता है, वो ब्रेन के एक अलग हिस्सा में स्टोर हो रहा है। देखे हैं, नाम भुला गए। और कभी किसी के साथ ऐसा थोड़ी होता है, अच्छा ये शर्मा जी हैं, इनका चेहरा नहीं याद आ रहा है, ये शर्मा जी हैं इनका अरे ऐसा थोड़ी होगा कि आप देख लिए कि शर्मा जी और चेहरा नहीं याद आ रहा। तो इसलिए पिक्चोरिकल डायग्राम के माध्यम से डायग्रामेटिकली पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, तो ज्यादा लिख कर डायग्राम बना के समझिए, और समझ के फिर, इसलिए मैं बोला हूं कि रटना नहीं है, समझना है। कैसे? याद करिए वो दिन जब आपने ये शपथ लिया था कि ओम्स लॉ बोलता है भी और आई का जो रेशियो है, अनुपात है, वो कांस्टेंट होता है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कह रहा था कि भी और आई का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। लेकिन ओम्स लॉ में जो कांस्टेंट आया था उसको हम रेसिस्टेंस कहते थे आर, और यहां जो कांस्टेंट आया था उसका मान आया था ml बटा एन स्क्वायर ए टाउ। इसीलिए हमने दोनों इक्वेशन को जब इक्वल किया था तो आर का वैल्यू मिला था बच्चा पार्टी, आर इज इक्वल टू ml अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ। समझ में आया? सर कहां से लाते रहते हैं ये सब चीज। अरे खाली हाउ वाला याद करने से नहीं होगा, हाइयो वाला याद करना होगा। दोनों याद करिए, हाउ वाला भी और हाई वाला भी। लेकिन आप लोग का दिमाग आजकल हाउ वाला पे ज्यादा रह रहा है, हाई वाला पे नहीं रह रहा है। हाई वाला पे दिमाग अगर रहता तो पिछले लेक्चर ओम्स लॉ में हमने इस कॉन्सेप्ट को बतलाया था। अब यहां देखिए, यहां बच्चा एम एंड ई आर यूनिवर्सल कांस्टेंट है भैया। का है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। कहां जा रहा है? यूनिवर्स में ना नीचे रहो। यूनिवर्सल कांस्टेंट है। का है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब हमेशा ही फिक्स है। ऐसा नहीं है कि यहां पर अभी पढ़ रहे हैं तो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का कुछ और है और थोड़ा देर के बाद कुछ और हो जाएगा, नहीं, ये हमेशा का है कांस्टेंट। अब बाकी जो वैल्यू देख रहे हैं जैसे कि लेंथ ऑफ कंडक्टर, जैसे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, रिलैक्सेशन टाइम, ये सब भी कांस्टेंट है भैया। लेकिन ये किसी पार्टिकुलर कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है। बोलो कंडक्टर बदला तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल सकता है कि नहीं, लेंथ बदल सकता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बदल सकती है कि नहीं। क्या कॉपर वायर में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वही सिल्वर वायर में है क्या? नहीं है, नहीं है। बात समझ में आ रही है? अंदर तक जा रहा है?
अंदर तक जा रहा है, जाने दीजिए, रोकिएगा नहीं, बहुत मेहनत कर रहे हैं तब जा रहा है। आप देखिए, हाँ तेरा क्या होगा कालिया। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड रिलैक्सेशन टाइम। समझे? तो चलिए इनको लिखते हैं। सो वी कैन से दैट resistance of a conductor depends on क्या? देखिए तो एक नंबर इंक थोड़ा कम हो गया। चलिए जादू से इसको भर देते हैं, जादू से भर देते हैं, यहीं का यहीं भर दे। चलिए खुल जा सिम सिम, हो गया। लेट अस स्टार्ट। लेंथ ऑफ कंडक्टर, और लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, दैट इज, इसका अर्थ क्या हुआ बच्चा पार्टी? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से दूसरा आप किस पर डिपेंड देख रहे हो इसको? डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात आर जो है, अच्छा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, इक्वेशन सेकेंड। थर्ड फैक्टर कौन सा है? थर्ड फैक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, समझ रहे ना? और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, और इसके भी क्या है बच्चा पार्टी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? ए के, इक्वेशन थर्ड। और एक लास्ट फैक्टर हमारे पास है, और वो फैक्टर है कौन सा? रिलैक्सेशन टाइम। तो देखिए फोर्थ फैक्टर, रिलैक्सेशन टाइम, और इसके क्या है? इसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहां मैं लिख दूं आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के, और ये इक्वेशन 4 हो गया। ये इक्वेशन क्या हो गया? 4 हो गया ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम के ये क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है। अब कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया सर? पहले तो आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम यहां देखेंगे
कि अगर रेसिस्टेंस रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करता है, और आपको याद हो कि रिलैक्सेशन टाइम हम कहते किसको हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का टू कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच का टाइम। मान लेते एक कोलिजन यहां और एक कोलिजन यहां हुआ, तो इसके बीच का जो टाइम होता है वही टाइम रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। यू नो वेरी वेल। तो अब एक चीज देखिए कि अगर रेसिस्टेंस इस रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करता है तो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पर निर्भर करता है। कैसे, जरा सोचो। मान लेते हैं कि ये यहां दो पोजीशन हो गए कोलिजन के, और बीच का जो डिस्टेंस हो गया, ये मीन फ्री पाथ हुआ, और इसको कवर करने में जो टाइम लगेगा वो रिलैक्सेशन टाइम होगा। यहां समझिए, मान लेते हैं एक कोलिजन यहां हो रहा है, एक कोलिजन यहां हो रहा है, और इसके बीच का जो पाथ हो गया वो मीन फ्री पाथ हो गया, और इसमें जो टाइम लिया जाएगा वो रिलैक्सेशन टाइम होगा। अब जरा सोचो, अगर टेम्परेचर को तुम इंक्रीज करते हो, तापमान को बढ़ाते हो, टेम्परेचर को बढ़ाते हो, तो क्या होगा कि इसके पास जो जो ये एटम्स और आयंस हैं, तो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इस कंडक्टर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, ये वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन होने के कारण ये जो मीन फ्री पाथ है वो शॉर्ट करेगा, और रिलैक्सेशन टाइम भी कहीं ना कहीं क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि उसके पास तो एक्स्ट्रा एनर्जी आ गया ना, एक्स्ट्रा सोर्स आ गया अलग से टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण। तो याद रखिएगा, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इसका रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है, और रिलैक्सेशन टाइम जब डिक्रीज करेगा तो इसके आर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे, जरा सोचो, जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने का अर्थ क्या हुआ, तुरंत तुरंत कोलिजन हो रहा है, जल्दी जल्दी कोलिजन हो रहा है। पहले रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा था, इसका मतलब कुछ देर से कोलिजन हो रहा था, लेकिन अब रिलैक्सेशन टाइम घटने का मतलब और कम देर रिलैक्स रह रहा है, रिलैक्स वो कम देर रह रहा है, इसका मतलब है कोलिजन तुरंत तुरंत हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है। जब जल्दी जल्दी कोलिजन होगा इसका मतलब हर्डल ज्यादा पैदा हो रहा है, रेसिस्टेंस ज्यादा पैदा हो रहा है। तो याद रखिएगा कि रेसिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, इसका अर्थ है, सॉरी, रेसिस्टेंस रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो ये निश्चित रूप से टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो इसको हम अगले आर्टिकल के रूप में बनाएंगे, और फिर देखेंगे कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम रेसिस्टेंस को कैसे निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हम आपको देंगे, जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप अलग अलग टेम्परेचर पे किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट से एक बात तो क्लियर हो गई कि एक ही कंडक्टर का अलग अलग टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस का मान अलग अलग होगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेगा तो रिलैक्सेशन टाइम चेंज करेगा, और रिलैक्सेशन टाइम चेंज करेगा तो आपका रेसिस्टेंस भी बदलेगा। तो पहले आप यहां तक नोट करके आइए, फिर आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, मिटा दिया। अब वो रिलैक्सेशन टाइम वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास रह गया है कि रिलैक्सेशन टाइम पर ये कैसे डिपेंड करता है। तो आइए उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग देखते हैं। हमें स्पष्ट है कि आर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम जिसको टाउ कहते हैं इज डिक्रीजेस, और अगर यह डिक्रीज हो गया तो यह आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए आर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहां लिख सकते हैं हेंस रेसिस्टेंस, जिसका सिंबल का होता है भैया आर, वो का हो जाएगा, इज इंक्रीजेस। तो यह डिपेंडेंस हो गया, यानी अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। ये बात स्पष्ट हो गई। सो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, आर इज ऑल्सो इंक्रीजेस। समझ में आ गया। यानी रेसिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, अलग अलग टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस का मान अलग अलग होता है। दो फार्मूला आपको मैं दे रहा हूं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस, हिंदी में बोलेंगे प्रतिरोध का ताप पर निर्भरता।
प्रतिरोध का ताप पर निर्भरता। अब देख लीजिए एक नंबर, इफ एट 0 डिग्री सेल्सियस resistance of a conductor is R naught, then at T degree Celsius resistance will be कितना, RT इज इक्वल टू R नॉट अंडर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी, याद रखिएगा। और अगर ये तो 0 डिग्री पर था तो T डिग्री पर निकाल लिए, कभी कभी T1 डिग्री पर देगा और T2 डिग्री पर पूछेगा। तो इफ एट T1 डिग्री सेल्सियस रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is R1, then at T2 degree Celsius resistance will be R2 is equal to R1 under bracket 1 plus alpha T2 minus T1, जहां T1 फर्स्ट टेम्परेचर है, T2 सेकेंड टेम्परेचर है। अब इन दोनों फार्मूला में हमारे पास आया है एक टर्म अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा बाबू टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, ताप गुणांक है, हिंदी में ताप गुणांक कहते हैं। ये किसी कंडक्टर का टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मान क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ऐसे इसका फार्मूला भी मैं यहां पे लिख देता हूं। अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? तो अल्फा का मान होता है RT माइनस आर नॉट अपॉन R नॉट इंटू टी डिग्री सेल्सियस। ये अल्फा का मान है। और अल्फा बच्चा होता क्या है? अल्फा है क्या? टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? ताप गुणांक कहेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ताप गुणांक कहेंगे, टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहेंगे। बच्चा ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट है और ऊपर लिख देते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है ना? कॉफिशिएंट ताप गुणांक। तो अब अलग अलग टेम्परेचर पे आप रेसिस्टेंस निकालना सीख लिए। और कैसे आप ये कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस किसी कंडक्टर का जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ताप पर निर्भर करता है, वो आपका इस कॉन्सेप्ट से आ गया। क्योंकि रेसिस्टेंस जब टाउ पर डिपेंड करेगा रिलैक्सेशन टाइम पर, श्रांति काल पर, तो टेम्परेचर पे निश्चित रूप से डिपेंड करेगा। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो श्रांति काल घटता है, और श्रांति काल घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, टाउ घटेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इसका प्रैक्टिकल मीनिंग भी समझा दिए कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल से पहले से ज्यादा वाइब्रेट करेगा, और इसके बीच में जो रिलैक्सेशन टाइम का मान है वो घटेगा। रिलैक्सेशन टाइम घटने का अर्थ है जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, तो पहले से ज्यादा रेसिस्टेंस पैदा होगा। ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल इसका मीनिंग है, फीलिंग है, वो समझा दिया आपको। आइए यहां तक नोट करके मिटा दें। नोट कर लिए? मिटा दें। चलिए इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, कहता है कि द रेसिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 1.25 ओम। कोई मेटालिक कंडक्टर है जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेसिस्टेंस है वो 1.25 ओम है। एट विच टेम्परेचर इट्स रेसिस्टेंस बिकम ट्वाइस। कहता है कितने टेम्परेचर पे इसका रेसिस्टेंस दोगुना हो जाएगा, मतलब जो 1.25 है उसका दोगुना हो जाएगा। अब रेसिस्टेंस बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना होगा। इतना तो तय है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे होने नहीं जा रहा, 0 डिग्री से ज्यादा डिग्री सेल्सियस पे होगा, क्योंकि अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। इफ देयर टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज 0.00375 पर डिग्री सेल्सियस। पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कोएफिशिएंट का यूनिट होता है। अच्छा एक मिनट, सॉरी, आई थिंक कि इसके प्रीवियस जो अभी आपने जो मिटाया है उसमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट का यूनिट हम पर डिग्री सेल्सियस एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद डिग्री सेल्सियस ही रह गया वहां। पर डिग्री सेल्सियस होता है, पर डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट का। अगर वहां डिग्री सेल्सियस से सिर्फ रह गया होगा
टेम्परेचर कॉफिशिएंट का जो मैं यहाँ पे लिखा था, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, पर डिग्री सेल्सियस उसको बना लीजिएगा। तो पर डिग्री सेल्सियस इतना, पर डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि टेम्परेचर बतलाओ, तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, तो आर नॉट का मान हमको दे दिया है 1.25 ओम, और हमसे पूछ रहा है कि आर टी का मान 2 आर नॉट के बराबर कैसे हो जाएगा। आप बताओ भैया, आर टी का मान 2 आर नॉट कैसे लिख दिया मैं, क्योंकि जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है उसे दोगुना चाहिए, तो 0 डिग्री सेल्सियस वाले को आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका दोगुना मतलब 2 आर नॉट। अब पूछ रहा है 2 आर नॉट कब हो जाएगा रेसिस्टेंस, कितने टेम्परेचर पे। अगर अल्फा का मान दे दिया है 0.00375 पर डिग्री सेल्सियस, बना लीजिएगा वहां, अगर गलती से छूट गया हो तो आई थिंक छूट गया है वो, और नहीं छूटा होगा तो बहुत अच्छी बात है, पर डिग्री सेल्सियस लिखेंगे तो ठीक है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अब आइए बच्चा, हमें मालूम है, क्या मालूम है कि आर टी इज इक्वल टू आर नॉट अंडर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी। वेरी गुड सर, दिस कैन बी रिटन एज आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा टी। अरे भैया गुना कर दिया है, क्या किया है इसमें, गुना कर दिया। अभी आर नॉट इधर आ सकता है, दिस कैन बी रिटन एज T इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट अल्फा। बोलो ना भैया, ये इधर माइनस में आ गया होगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आ गया होगा डिवाइड में, तो इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। जिनका नहीं होगा वो भी धीरे धीरे प्रयास करेंगे, उनको भी आ जाएगा कि ऐसा कैसे हुआ है। हमको सिर्फ टी को इधर रखना, बाकी सबको उधर भेज देना। ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में, और ये मल्टीप्लाई में होगा तो इधर जाके डिवाइड में आ गया। चलो, सो यू कैन प्रोसीड इट। आपको मालूम है आर टी का मान कितना है, 2 आर नॉट, तो टी कैन बी रिटन एज 2 आर नॉट माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट अल्फा। हे बच्चा, T कैन बी रिटेन एज आर नॉट कॉमन हो जाएगा, 2 माइनस 1 अपॉन आर नॉट अल्फा। हे बच्चा, आर नॉट से आर नॉट कट जाएगा, और बच्चा पार्टी T का मान कितना आएगा, 2 माइनस 1 1 अपॉन अल्फा। बच्चा पार्टी T बराबर 1 अपॉन, और अल्फा का मान 0.00375 पर डिग्री सेल्सियस। ये पर डिग्री सेल्सियस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस में तो हम लिखते हैं। अब इनको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चा पार्टी, बहुत आसान सा वैल्यू है, 26667 डिग्री सेल्सियस। डेसिमल यहां डाल दीजिए, ठीक है ना, बड़ा मजेदार वैल्यू है। 266.67 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हम देंगे, तब जाके रेसिस्टेंस का मान इस मेटालिक कंडक्टर का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बोल देता हूं कि अगर किसी धात्विक चालक का 0 डिग्री तापमान पर प्रतिरोध इतना है, तो कितने तापमान पर उसका प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा, यदि ताप गुणांक इतना है। तो आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। और भी बुक में आपके जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसमें कुछ और भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट वगैरह पे, या फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस पर भी कुछ न्यूमेरिकल हो सकते हैं। तो आप अपने अपने बुक से न्यूमेरिकल बनाइए, सॉल्व करिए, चूंकि न्यूमेरिकल बनना चाहिए, आपसे न्यूमेरिकल बनना चाहिए। जब चैप्टर के हाथ में आएंगे तो फिर एक बार लाइव क्लास भी लेंगे, और लाइव क्लास में आपके मन में जो भी कष्ट, दुख, पीड़ा, क्लेश होगा वो सब निकाल लीजिएगा आप लोग, अपना अपना समस्या शेयर करके। बिटवीन द चैप्टर आने दीजिए, एकदम बीचों बीच आ जाए। उसके बाद हाफ लेक्चर का जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग लाइव क्लास में सॉर्ट आउट करेंगे, और फिर आधा चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार आपको दिया जाएगा, एंड देन आफ्टर एंड ऑफ चैप्टर फिर से हम लोग एक बार लाइव में डिस्कशन करेंगे, जो भी टॉपिक पर हमको परेशानी होगी उसमें। आई थिंक
सबको समझ में आ रहा होगा रेसिस्टेंस का कंसेप्ट। आज पूरे लेक्चर में हम लोगों ने रेसिस्टेंस के बारे में जाना। रेसिस्टेंस को तो पहले से भी पिछले लेक्चर में ओम्स लॉ में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन देख रेसिस्टेंस की जो एक्चुअल मीनिंग है वो आज इस क्लास में जाने। बच्चा ऐसा है ना कि प्रयास करना है कि हर टॉपिक को समझें और दिमाग में बैठाएं। रटने वाली टेंडेंसी नहीं रखिएगा। रट के आप ज्यादा दिन तक टॉपिक को अपना नहीं बना सकते। अपना इमेजिनेशन पावर भी स्ट्रॉन्ग करिए, सोचिए। हर बच्चे के सोचने का जो क्षमता है अलग अलग है। हर बच्चे के सोचने का क्षमता अलग अलग है। तो जब आप कोई टॉपिक को पढ़ते हैं तो उस टॉपिक के बारे में सोचिए, इमेजिनेशन कीजिए। जैसे एक मेटालिक कंडक्टर दिया, तो मेटालिक कंडक्टर का अर्थ क्या हुआ? अब अलग अलग बच्चा अलग अलग चीज इमेजिन करेगा। कोई सिल्वर वायर, कोई कॉपर वायर, मतलब जो जिस तरह का वायर देखा है वैसे वायर को वो इमेजिन करेगा और उसके बाद इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का प्रयास करेगा। इमेजिनेशन जितना स्ट्रांग है, फील जितना करते हैं, महसूस जितना करते हैं टॉपिक को, उतना ही बेहतरीन तरीके से फिजिक्स समझ में आएगा। क्योंकि फिजिक्स प्रैक्टिकल चीज है, समझने का चीज है। रट के इसको आप नहीं रख सकते, मुश्किल है। तो रेसिस्टेंस का आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और कितना समझ में आया ये तो अब आप ही जानते हैं भैया। बाकी तो कमेंट बॉक्स देख के पता चलता है कि क्या समझ में आया नहीं आया। लेकिन अगर कोई परेशानी है तो आप उस कमेंट बॉक्स में डालिए और उसको हम कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में उसको सॉर्ट आउट करने का। बाकी तो लाइव क्लास में हम लोग देखेंगे ही, और इसी तरह से रेगुलर वीडियो को वॉच करते रहिए। जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस यूनिट के इस चैप्टर का जो थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी से, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका टोटल लेक्चर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा। आपको अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है और थोड़ी बहुत परेशानी भी है तो आप लेक्चर 1 से सारे वीडियो को कंटिन्यूअसली देखकर आइए, सारा का सारा बात समझ में आएगा। इतना वादा है कि जो भी टॉपिक है वो आपको मैं समझा दूंगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।